रामायण जब हमने देखी थी तो उसके अंदर एक ऐसा पात्र था जिसको देखकर बड़ी घृणा आती थी। वह पात्र था मंथरा का, जो रोल था। मंथरा ने श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास भोगने पर एक तरह से साजिश रची थी और तभी यहाँ पर कैकेयी ने यह वचन मांगे थे दशरथ से। दोस्तों, मंथरा जिसका रोल किया था ललिता पवार ने, यहाँ पर 3 दिन तक उनकी लाश सड़ती रही थी और उनकी जो मौत हुई थी बड़ी ही दर्दनाक हुई थी। ललिता पवार जिन्होंने रामायण के अंदर मंथरा का रोल किया और बहुत सारी फिल्मों के अंदर वह एक बहुत ही ज़्यादा बुरी सास का रोल भी निभाया करती थी, लेकिन सबसे पहले वह हीरोइन थी, हीरोइन का रोल किया करती थी। आज यहाँ पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से वह फिल्मों में आई और कैसा उनका परिवार था और फिल्मों में किस तरह का उन्होंने मुकाम हासिल किया और अंत समय उनका कैसा गुजरा। बताया जाता है कि 3 दिन तक उनकी लाश उनके बंगले में सड़ती रही थी, किसी को भी उनकी मौत की खबर नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। ललिता पवार हिंदी सिनेमा में कोई जालिम और क्रूर सास के किरदार में कोई परफेक्ट लगता है तो वो थी ललिता पवार। आपने कई सारी फिल्मों में देखा भी होगा, इनका जो क्रूरता का रोल था बिल्कुल ऐसे लगने लगता था कि जैसे मानो यह खुद ही कितनी क्रूर हों। रियलिटी, सच्चाई और एक दमदारी इनके रोल में रहा करती थी। रामायण में भी इनका मंथरा का रोल बड़ा प्रसिद्ध हुआ था और गुस्सैल चेहरा और एक खराब आंख के साथ उनके अभिनय को देखकर लोग सच में ही ललिता से नफरत करने लग जाते थे। मगर वो अपने जीवन में बहुत ही सौम्य और नरम दिल की महिला हुआ करती थी। लोगों से प्यार से बात करना, गरीबों की मदद करना और बड़ी ही अच्छी महिला हुआ करती थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 अप्रैल 1916 के दिन उनकी मां गर्भवती थी और वह अंबा मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हुई थी और तभी वहीं पर मंदिर के दरवाजे पर, वहां की चौखट पर ही, गेट पर ही ललिता पवार का जन्म हो गया था, यानी कि मंदिर की चौखट पर। इसी वजह से मां अनसुईया और पिता लक्ष्मण राव ने उनका नाम ही अंबिका रख दिया था, लेकिन बाद में उनका नाम फिल्मी दुनिया में ललिता पवार के नाम से ज़्यादा जाने लगा था, क्योंकि नाम बदला गया था यहाँ पर। दोस्तों, मशहूर भी ललिता पवार के नाम से ही ज़्यादा हुई थी ये। उस समय बेटियों को पढ़ाने लिखाने का चलन नहीं था, तो यहाँ पर क्या होता, ललिता ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। वो संपन्न परिवार से थी, इसी वजह से उनको घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा मिलती है, यानी कोई टीचर लगा दिया गया था, वह घर पर ही आकर पढ़ाया करता था, क्योंकि परिवार बहुत ही अमीर था ललिता पवार का। उनके पिता बहुत अमीर थे, जाने माने सेठों में आते थे। उनके फिल्मों में आने का भी यहाँ पर किस्सा बड़ा रोमांचक है और किस तरह से फिल्मों में आती हैं उसके बारे में भी अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक बार वे पिता और भाई के साथ पुणे गई और पुणे में क्या होता है, वहाँ पर आर्यन फिल्म कंपनी में वो तीनों एक साथ मिलकर के एक फिल्म की शूटिंग देखने लगते हैं और शूटिंग को देखते देखते उनको काफ़ी देर हो जाती है। और दोस्तों, वहाँ पर मशहूर डायरेक्टर नाना साहब जो कि शूटिंग कर रहे थे, वह काम कर रहे थे, उनकी नज़र नन्ही ललिता पवार के ऊपर पड़ती है, तो वह इनके मन में भा जाती हैं। और फिर क्या होता है, नाना साहब ने नन्ही ललिता को अपनी अगली फिल्म के लिए यहाँ पर चुन लिया था, लेकिन उसके पिता, जो ललिता पवार के पिता थे, वो ललिता को फिल्मों में नहीं भेजना चाहते थे और वह साफ मना कर देते हैं कि हमारी बेटी फिल्मों में नहीं जाएगी, हमारे पास कमी क्या पैसों की। लेकिन नाना साहब ने काफ़ी समझाया और तब जाकर ललिता पवार के पिता मान गए कि चलो एक फिल्म में काम करवा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फिर वह फिल्म रिलीज़ होती है जिसमें ललिता पवार को लिया गया था। उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसमें 11 साल की ललिता पवार को बाल कलाकार के रोल में लिया गया था। राजा हरिश्चंद्र फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, आप उसमें देख भी सकते हैं जाकर के। 1930 में बनी फिल्म चतुर सुंदरी में ललिता ने 17 रोल किए थे, जो कि एक रिकॉर्ड बना था। एक ही ललिता पवार ने अपने 17 किरदार निभाए थे, यानी कि रंग बदलकर, रूप बदलकर, डबल रोल कहते हैं जिसको, 17 रोल वहाँ पर किए थे। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, 1930 में कैलाश फिल्म में ट्रिपल रोल किया था, जिसमें नायिका और नायिका की माँ का रोल और खलनायिका का भी रोल वहाँ पर इन्होंने ही किया था। अब उनकी जो फिल्मी दुनिया की गाड़ी है वह धीरे धीरे चलने लगी थी और इनका नाम होता चला गया था, क्योंकि पहली ही फिल्म से इन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली थी
और जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते, सुंदर इतनी थी ये, सभी इनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे और ले लिया करते थे। ललिता पवार गायिका भी थी, यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों उन्होंने गाना भी गाया है फिल्मों के लिए। 1935 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हिम्मत-ए मर्दा, तो उसमें एक गीत है जो ललिता पवार जी ने गाया है और जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था उस दौर में। अभिनेत्री ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और उनमें सुजाता, हम दोनों, जंगली, प्रोफेसर, घराना, गोदान, आँखें, आनंद, जिस देश में गंगा बहती है, कोहरा, संगम, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, आईना, काली घटा और फिर वही रात और नसीब, ऐसी कुछ फिल्में हैं। इन फिल्मों में उनकी भूमिका बड़ी ही यादगार थी। बहुत सारी फिल्में इन्होंने की हैं, 700 फिल्में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ये जो फिल्में मैंने नाम लिया है ये बहुत ही ज़्यादा यादगार रही थी। ललिता पवार की अदाकारी में इतना दम था, इसका किस्सा मैं आपको अभी बताता हूँ। उनकी अदाकारी में इतना दम था कि लोग भी सच मानने लगते थे। एक किस्सा है छोटा सा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1941 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अमृत। उस फिल्म में क्या होता है, उसमें जो ललिता पवार हैं वो मोची का किरदार निभाती हैं, चप्पल जूते गांठने वाला जो होता है मोची। उन दिनों छुआछूत का जो बोलबाला था वह कुछ ज़्यादा था लोगों के ऊपर, क्योंकि 1941 की बात है। अब क्या होता है, जब मोची का रोल वहाँ पर ललिता पवार जी ने उस फिल्म में, अमृत फिल्म में किया, तो यहाँ पर इसी वजह से लोग ललिता पवार को मोची समझकर उनसे छुआछूत करने लगते हैं। यानी कि जाति समझते हैं कि नीची जाति है इनकी, इसलिए उनसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ललिता पवार जी हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा था और लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिखाया करती, तब जाकर लोगों को यकीन आया करता था। तो इस तरह की यहाँ पर इनकी एक्टिंग हुआ करती कि लोग रियल समझने लगते थे। वैसे ललिता पवार बहुत सुंदर हुआ करती थी और हीरोइन का रोल किया करती थी शुरुआत में फिल्मों के अंदर। मगर दोस्तों एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। हादसा क्या था, 1942 में जंगे आज़ादी नाम की एक फिल्म बन रही थी और उस फिल्म की शूटिंग में भगवान दादा भी थे और भगवान दादा एक सीन करना था उनको, यहाँ पर ललिता पवार के मुँह पर थप्पड़ मारना था। तो यहाँ पर जो भगवान दादा होते हैं वो इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं कि ललिता पवार के दाएं हिस्से में लकवा मार जाता है, यानी कि दाएं गाल पर लकवा मार जाता है और फिर आँख की नस भी फट जाती है और अच्छे से इलाज लकवे का नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर आँख खराब हो जाती है पूरी तरह से। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फिर उनके विकृत चेहरे की वजह से डायरेक्टर उनको दुष्ट औरत के नेगेटिव रोल में लेने लगे थे उसके बाद। और अब यहाँ पर इन्होंने, जब समय बदल गया था, कोई और इंसान होता तो कह देता कि अब तो आँख खराब हो गई, अब मैं क्या करूँगी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने जब दूसरा रूप भगवान ने इनको दे दिया तो यहाँ पर भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए थे। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 1944 में राम शास्त्री और 1948 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गृहस्थी। उसमें उनको क्रूर सास का रोल मिला था और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये इस रोल में एक तरह से झंडे गाड़ देती हैं, क्रूर सास का रोल इतना भयंकर करती हैं। 1950 में वी शांताराम की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दहेज और 100 दिन सास के एक यह फिल्म भी आई थी। इन फिल्मों में भी ललिता पवार को कठोर सास बनने का रोल मिला था और दोस्तों इन फिल्मों में उनका अभिनय इतना बेजोड़ था कि दुष्ट सासों को बहुएं ललिता पवार कहकर बुलाने लगी थी समाज के अंदर। यानी कि किसी की सास थोड़ी सी दुष्ट है तो उससे कहा करती थी कि पूरी की पूरी ललिता पवार है मेरी सास। तो इस तरह की कहावतें यहाँ पर होने लगी थी उस ज़माने में। दोस्तों रामानंद सागर भी उनके नेगेटिव किरदारों के ऊपर फिदा हो जाते हैं, इतने प्रभावित हुए थे कि वह भी अपनी रामायण में मंथरा का रोल इनको दे देते हैं। मंथरा जो कि कई को सिखाया पढ़ाया करती हैं उल्टी सीधी बातें। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मंथरा का किरदार भी इतना मशहूर हुआ कि लोग सच में ही ललिता पवार को मंथरा समझने लगे थे और इनसे नफरत भी करने लगे थे। इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है यह किस्सा। तो यह रोल के अंदर इतनी दिलचस्पी से और इतने तहे दिल से उतर जाया करती थी कि लोगों को सच्चाई लगा करती थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यह काम के प्रति कितनी वफादार थी। यह काम के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थी। इसके बारे में एक किस्सा है जिसको हम यहाँ पर बताएंगे। रामायण के अंदर जब यह अपना रोल कर रही थी, काम कर रही थी, तो वहाँ पर दिए जलाए जाते थे शो दिखाने के लिए और शूटिंग करने के लिए। तो
दियों से दोनों पैर इनके जल गए थे थोड़े से, और पैर ज़मीन पर रखा भी नहीं जा रहा था। लेकिन इन्होंने फिर भी शूटिंग से मना नहीं किया था, शूटिंग को रुकने नहीं दिया था। कहा था कि मैं शूटिंग करूंगी और शूटिंग के बाद में ही मैं अपने पैरों का इलाज करवाऊंगी। तो शूटिंग से डिगी नहीं थी, इतनी अपने काम के प्रति वफादार थी। इतनी महान अदाकारा की ज़िंदगी और मौत बहुत ही दर्दनाक रही थी दोस्तों। ज़िंदगी में भी दुख मिला, मौत भी बड़ी दर्दनाक थी, और बहुत बुरा हादसा इनके साथ, एक तरह से हादसा भी कह सकते हैं, लेकिन मरने के बाद तो हादसा ही क्या है वो। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी और मौत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनके पति का नाम होता है गणपत पवार, और इनके पति गणपत पवार थे जो कि पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यह अभी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इनको पता चलता है कुछ दिनों के बाद कि इनके पति का किसी और औरत के साथ प्रेम प्रसंग है। और तब ज़्यादा दुख होता है जानकर कि जब इनको पता चलता है कि इनके पति का प्रेम प्रसंग इन्हीं की बहन के साथ है। तो यहाँ पर अपने पति से दुखी हो जाती हैं और ये अपने पति को तलाक दे देती हैं। दोस्तों, पति को तलाक देने के बाद ये दूसरी शादी करती हैं, और दूसरे पति का नाम होता है राज प्रकाश गुप्ता। उनसे यह शादी करती हैं, और अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, एक्टिंग वगैरह की दुनिया में चलती रहती है। इनको एक बेटा हो जाता है, बेटा बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह उसका कर दिया जाता है। और यहाँ पर अब जब बुजुर्ग होने लगती हैं ये, तो अब इनके ऊपर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इनके मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द रहा करता था, और जब इनको चेकअप के लिए ले जाया गया तो इनके मुंह का कैंसर इनको बता दिया गया। अब मुंह का कैंसर हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर ये फिल्मों को छोड़ देती हैं, और अपने पुणे वाले घर में, बंगले में यह रहने लगती हैं। इनका जो बेटा होता है वह तो अपनी बीवी बच्चों को लेकर मुंबई पहुंच जाता है, लेकिन ये अपने पति राज प्रकाश गुप्ता के साथ पुणे वाले बंगले में रहने लगती हैं। उनका जो पति था राज प्रकाश गुप्ता, वह भी बीमार चल रहे थे, ज़्यादातर उनको हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता था। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या होता है, पति बीमार थे और ललिता अपने पति को हॉस्पिटल में भर्ती करती है, उनके लिए खाना भी ले जाया करती है। वह वहीं पर भर्ती थे और बेटा था नहीं। अब क्या हो जाता है, अब वह बहुत ज़्यादा एक दिन बीमार हो जाती हैं। 1998 की बात है, पति हॉस्पिटल में भर्ती था, वह भी बीमार थे, और यह घर पर थी। 24 फरवरी 1948 को ललिता जैसी घर पर अकेली थी तो अचानक उनकी हालत बिगड़ जाती है, और वह फ़ोन तक नहीं कर पाती हैं किसी को, और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। पति अस्पताल में था और खाने का इंतज़ार कर रहा था, कुछ खाना लेकर आएगी, लेकिन यह वहाँ पर जाती नहीं है। दूसरा दिन गुजरता है तब भी नहीं जाती हैं, और तीसरा दिन भी यहाँ पर गुजर जाता है। तभी इनका बेटा इनका हालचाल पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि हॉस्पिटल से जो डॉक्टर थे वह फ़ोन कर रहे थे घर पर, तो यह फ़ोन नहीं उठा रही थी। तभी जो पति होता है वह बेटे का नंबर दे देता है, तो बेटे के पास जब फ़ोन किया जाता है तो वह फिर इनके घर पर फ़ोन करता है, पुणे वाले बंगले पर, तो वहाँ पर वह फ़ोन नहीं उठाती हैं। तो वह बेटा इनके पड़ोसियों के पास फ़ोन करता है। पड़ोसी जब आते हैं और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, शरीर से बदबू उठ रही थी। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस डेड बॉडी को काबू करती है और इनको पोस्टमार्टम करवाया जाता है, और फिर इनके शव को इनके लड़के के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से 3 दिन तक इनकी मौत का किसी को भी पता नहीं चला था, और लोगों के दिलों में बसने वाली थी। खूब एक्टिंग की, खूब लोगों का मनोरंजन किया, और अंत समय इतना बड़ा दुख में गुजरा, इतना दर्द में गुजरा। दोस्तों एक इंसान क्या क्या नहीं करता जीवन में, लेकिन अंत समय उसका भी ऐसा ही होता है जैसा एक आम इंसान का होता है। जब इतने बड़े बड़े कलाकारों की मृत्यु इस तरह से होती है तो आम इंसान हम और आप तो हैं क्या, हमारी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। चाहे ज़िंदगी में हम कितने भी बड़े वो बन जाएं, लेकिन मृत्यु में कोई कोताही नहीं बरतता है ऊपर वाला। वो तो ऐसे ही होती है, किसी की किस हाल में, किसी की किस हाल में। तो एक लड़की जिसके माँ बाप थे, बहुत अमीर थे, अमीर ख़ानदान था, फिल्मों में आने का कोई प्लान नहीं था, पढ़ाई लिखाई घर पर की, और फिर पिता उनको पुणे फिल्म की शूटिंग दिखाने ले गए, तो वहाँ पर डायरेक्टर ने इनको चुन लिया अपनी अगली फिल्म के लिए। बहुत सारी फिल्में की, तकरीबन 700 फिल्में इन्होंने कर डाली। और फिर दोस्तों रामानंद सागर ने भी इनको चुना था रामायण के लिए, मंथरा के रोल के लिए। पति ने धोखा दे दिया तो पति को तलाक दे दिया। दूसरा पति हुआ, वह बीमार रहने लगा। बेटा भी इनका बड़ा हो गया था, वह अपनी बीवी बच्चों को लेकर मुंबई अलग रहने लगा था। पति के साथ रह रही थी, पति बीमार था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा था, और घर पर इनको भी बीमारी हो जाती है और वहीं पर यह मर जाती है, किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाती हैं। और फिर 3 दिन तक लाश कोठी के अंदर सड़ती रहती है, और फिर पता चलता है कि इनकी मौत हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से इंसान का जीवन है, कुछ भी नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं जाता है, चाहे कितना भी कर लो जीवन के अंदर।
तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते चलें, लोगों की भलाई करें, जिससे कि आपके साथ कम से कम दुआ तो जाए। कोई भी इतना महान आदमी है, उसके साथ कुछ नहीं जाता है। आपने लता मंगेशकर जी का लास्ट नोट पढ़ा होगा, जो उन्होंने लिखा था कि मैंने हर वो दुनिया की खुशी ली जो सबके पास नहीं होती है। मेरे साथ बहुत सारी गाड़ियां हैं, मेरे पास बंगले हैं, घर है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन अंत समय में जब वो मर रही थी तो वह एक 4x4 दीवार कमरे में हॉस्पिटल में थी और खाना भी अपनी मर्जी का नहीं खा रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने यही कहा था कि जीवन के अंदर पैसा धन कमाने से कुछ नहीं जाता है साथ, सिर्फ लोगों की दुआएं कमाएं और लोगों के साथ भलाई करें, वही साथ जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर ललिता पवार की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, आप यह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में भी आप ज़रूर यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आएँ। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।